हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरा जो हमारा लेक्चर है। थर्ड लेक्चर हमारा किसका है? 7th चैप्टर हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसका आज हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है इसको कर आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर का होने वाला। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए सिंपल रेगुलर मेथड दैट ए वुमेन कैन डू ऑन हर ओन टू चेक फॉर एनी अनयूजुअल चेंजेस और लम्स इन हर ब्रेस्ट। ठीक, तो ये चीज़ आपने एमएसएन में इसके पहले वाले यानी आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। एमएसएन में आपका जो कैंसर वाला चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है वो कोई भी वुमेन जो होती है वो खुद से सिंपल है, रेगुलर मेथड है। आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं। क्या चीज़ इसमें चेक किया जाता है? कोई भी लम्स हो या कोई अनयूजुअल चेंजेस अगर ब्रेस्ट में हो रहे हैं तो उसको खुद से चेंज किया जा सकता है, खुद से चेक किया जा सकता है। अगर लग रहा है कि हाँ कुछ अनयूजुअल है तो उसको आप डॉक्टर को दिखाएं। ये हेल्प करता है कोई भी, अगर आपको कैंसर होने वाला, ब्रेस्ट कैंसर होने वाला या कोई लम्स है तो वो अर्ली डिटेक्टेशन में आ जाता है। आपको जल्दी पता चल जाता है कि हाँ आपको हो सकता है, तो इसको आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वुमेन में, ये मेल और फीमेल दोनों में आपका होता है। ये चेकअप कर सकते हैं। मेल को भी अगर लगता है तो वो भी अपना खुद से चेक कर सकता है। इसके बाद में ड्यूरिंग बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टाइमिंग क्या है? तो एट द रिप्रोडक्टिव है, मेन रूप से आपका अगर 13 से जो है 17-18 साल का जो एज होता है इसमें मेन रूप से किया जाता है। जैसे कि ये तो मेन है, ठीक, ये आपका जो आ जाता है जिसमें प्यूबर्टी आती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या हुआ? आपका 12-13 साल से लेके 45-50 साल की उम्र तक वो आ जाता है। जैसे कि 81 एवरी मंथ, यानी मंथ में एक बार या वीक में भी एक बार हो सकता है ऑफ द मेंस्ट्रुएशन और मीन। ठीक, यानी आपका मेंस्ट्रुएशन के बाद में एक वीक में एक बार हो सकता है या अब एवरी मंथ आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग म्यूनिपॉज के बाद में मंथ में एक बार अगर आप कर ले रही हैं जो भी फीमेल है तो उसके लिए बेहतर है। ठीक, तो आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में इसमें होता है। तो इसके बाद में आपका आ जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होता है? बाय लुकिंग। ठीक, पहले लुकना होता है, स्टैंड बिफोर ए मिरर, सॉरी हाँ, बिफोर ए मिरर एंड लुक एट द बोथ ब्रेस्ट एंड निप्पल। ठीक, यानी देखिए इसमें इमेज में जैसे आप जो है किसके सामने खड़े होंगे? एक मिरर के सामने खड़े होंगे। उसके बाद में उसको कुछ नहीं करना है। वंस बोथ आर्म बिसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक, इसको करना है। उसके बाद उसके बाद में आपको बाय टच करना है। टच करना है, टच कैसे करना है? रेस्ट दोनों आपका जो लेफ्ट आर्म को उठाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको ये 3 से 4 फिंगर के साथ में आपको जो है, देखिए इमेज में जैसे दिख रहा है बस वैसे आपको सर्कुलर मोशन में करना है। यानी आपका अगर ये ब्रेस्ट है तो आप 3 से 4 उंगली से ऐसे सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे। योर लिफ्ट द रिपीट ऑन द राइट साइड। ठीक, यही चीज़ आप राइट साइड में करेंगे। लेइंग पोजीशन में भी चेक कर सकते हैं। वंस विद द बोथ हैंड और योर हिप्स। ठीक, हिप्स पे रखने के बाद में अगर आप देखेंगे कि आपको कुछ दिक्कत हो दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद एक बार आप अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे, अपने जो है आर्म को कहाँ पे रखे जाएंगे? बिहाइंड द हेड। उसके बाद देखेंगे कि कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद आप लोग क्या देखिए, उसके बाद क्या करेंगे? वन से ए सर्कुलर अराउंड। ठीक, सर्कुलर यानी जो ब्रेस्ट है उसके सर्कुलर अराउंड में ब्रेस्ट में 10 स्मॉलर जो है सर्किल्स टूवर्ड द निप्पल के चारों ओर करेंगे। वंस द स्टार्ट करेंगे आउटसाइड द टूअर। ठीक, यानी आप जो है अंदर से बाहर की ओर, और ये सारी चीज़ें, ये एरिया भी आप लोगों को चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लिम्फ नोड चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है लेइंग डाउन पोजीशन में और खड़े होकर। दोनों तरीके से आप लोग देख के, एक तो देख के, एक टच करके और एक लेइंग डाउन, 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, टच करने में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में टच करना होता है और देखिए ऊपर से नीचे तक टच करना होता है। ठीक, यानी पहले ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे और एक सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे चेक करना होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में एक चीज़ और देख लेते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि आपका जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है इसका पर्पज़ क्या है, यानी अगर इसको कर रहे हैं तो इसके पर्पज़ क्या है? तो डिटेक्ट करना अर्ली साइंस, कोई भी अर्ली साइंस जिस ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। रिपीट करना यानी कोई चेंजेस हो रहा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको दिखा सकते हैं। साइन क्या है? लम्स हो रहा है, थिकनेस हो रहा है, चेंजिंग साइज में चेंजेस हो रहा है, अपीयरेंस में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, निप्पल चेंज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ आपके साइंस होते हैं, तो इसके लिए आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आ जाता है टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन। इसका क्या पर्पज़ होता है? डिटेक्ट करना। इसमें भी कोई भी लम्स हुआ,
सोइलिंग हुई या कोई भी और चेंजेस हुए तो उसके लिए टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है पुरुषों में। और ये आपका क्या होता है, प्रमोट करना सेल्फ अवेयरनेस के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। और वंस मंथ में एक बार ये भी किया जाता है। और बेस्ट टाइम होता है आफ्टर वार्म बाथ, यानी गर्म पानी से नहाने के बाद में या सावन लेने के बाद में जब स्किन रिलैक्स हो जाए तब इसका बेस्ट टाइम होता है टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन करने का। और इसका भी पर्पज़ में वही आ जाता है, डिटेक्ट करना लम्स को, वही प्रमोट करना अवेयरनेस को, और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मेन रूप से यही जाता है। तो टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए प्रोसीजर वेयर ए पर्सन एसेस द टेस्टिकल और स्क्रोटम फॉर एनी टाइप ऑफ सोइलिंग, कोई भी सोइलिंग हुआ या लम्स हुआ या पेन हुआ उसके लिए प्रोसीजर इज डन इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हिल टेकिंग बाथ। ठीक वो भी अगर गर्म पानी से नहाएं तो और भी अच्छा है। इस स्पेशली इंपॉर्टेंट द यंग मेन, यानी 15 साल से 35 साल के में टेस्टिकल कैंसर मोस्ट कॉमन है, तो इसको इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में आ जाता है टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन। तो देखिए इस तरीके से टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा सकता है। आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट आपका क्या होता है, यूरिन टेस्ट किस लिए किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या होता है। तो यूरिन टेस्ट जो है, तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट एक वेरी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस मेथड होता है, जिससे ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है, कई डिजीज इससे पता चलता है। और अबाउट द अपीयरेंस आपका कैसा है, पीएच कैसा है, ऑर्डर कैसा है, ग्रेविटी कैसा है, और आपका जो भी शुगर लेवल कैसा है, एल्ब्यूमिन कैसा है यूरिन में, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब इसका यूरिन का पीएच कितना होता है, तो यूरिन का पीएच जो होता है, आपका यूरिन का पीएच जो होता है ये होता है 4.6 से 8। ठीक, तो ये आपका पीएच हो जाता है। इसके बाद में WBC अगर देखा जाए तो यूरिन में 0 से 5, ठीक, और RBC जो होता है 0 से 3 पर 100 जो भी आपका होता है उसमें होता है। ठीक, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसका पीएच कितना होता है। और WBC RBC है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि यूरिन में कुछ ना कुछ, मतलब आपको कोई ना कोई दिक्कत है जो कि आपके किससे रिलेटेड है, आपके यूरिन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन आपका पीएच इतना ज़रूर होना चाहिए, इसको आप लोग रट लीजिए, 4.6 से 8 तक होता है। अब इसके बाद में आ जाता है यूरिन टेस्ट का डिफिनीसन, यानी यूरिन टेस्ट के एक प्रोसीजर होता है जिसमें साइंटिफिक अप्रोच जो है डिफाइन इसको कैसे करेंगे। एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है जिसमें साइंटिफिक अप्रोच होती है, यूज किया जाता है एबनॉर्मलिटी एनी डाइवर्सन फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, इसके बाद यूरिन स्पेसिमेन जो होता है एग्जामिनेशन बाय द फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल, फिजिकल किया जा सकता है, केमिकल किया जा सकता है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी किया जा सकता है। पर्पज़ क्या होता है, डिटेक्ट करना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, मॉनिटर करना किडनी इन्फेक्शन को, किडनी इन्फेक्शन है कि नहीं, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि नहीं, चेक करना ग्लूकोज इन डायबिटीज, यानी डायबिटीज लेवल को, या डायबिटीज़ के केस में ग्लूकोज को चेक किया जाता है। उसके बाद डिटेक्ट किया जाता है प्रोटीन, ब्लड और कीटोन्स और बैक्टीरिया को। उसके बाद स्क्रीन, और एक पर्पज़ इसका हो सकता है स्क्रीन करना ड्रग यूज और प्रेगनेंसी। ठीक, मॉनिटर करना प्रेगनेंसी चेकअप के लिए भी किया जा सकता है। मॉनिटर करना एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी जो मेडिकल कंडीशन है पेशेंट का उसके अनुसार। अब इसके टाइप क्या होते हैं, जो आपका वो ये होता है यूरिन टेस्ट, इसमें टाइप क्या होता है। तो इसमें पहला आप कह सकते हैं यूरिन एनालिसिस। पहला क्या होगा, यूरिन एनालिसिस। ठीक, इसके बाद यूरिन कल्चर हो सकता है, कल्चर हो सकता है। इसके बाद में 24 आवर यूरिन कलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में हमारा क्या हो सकता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक, यूरिन के द्वारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो हो सकता है। इसके अलावा हमारा यूरिन ड्रग टेस्ट। तो इतने सारे जो है टाइप हो सकते हैं यूरिन एनालिसिस के। यूरिन एनालिसिस हो सकता है, यानी यूरिन जो आपका यूरिन टेस्ट होता है उसमें यूरिन एनालिसिस हो सकता है, यूरिन कल्चर हो सकता है, 24 आवर हो सकता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है, यूरिन ड्रग टेस्ट होता है। अब यूरिन एनालिसिस क्या होता है, ये रूटीन यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन एनालिसिस में जैसे हम लोग कलर अपीयरेंस देखते हैं, पीएच देख सकते हैं, हमारा ग्लूकोज देख सकते हैं, कीटोन देख सकते हैं, बिलिरुबिन देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूरिन कल्चर में क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है बैक्टीरिया या फंगी है कि नहीं है, या फिर और भी कोई यूटीआई हुआ है कि नहीं, या डिटरमाइन करने में कि ये कोई एंटीबायोटिक यूज करने लायक है कि नहीं, मतलब वो क्या है एंटीबायोटिक कोई सेंसिटिव है कि नहीं है, इसके लिए किया जाता है। इसके बाद में 24 आवर कलेक्शन जो होता है वो किस लिए किया जाता है,
आपका क्रिएटिनिन, प्रोटीन या हार्मोन के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट किया जाता है HCG, ठीक। HCG का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। HCG हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है, कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को, जो कि प्रेगनेंसी किट भी करता है ये चीज़। और यूरिन ड्रग टेस्ट किया जाता है। तो इतना चीज़ें आपकी टाइप में आ जाती हैं। अब इसके बाद में हमारा अगला आता है ब्लड शुगर टेस्ट। तो ब्लड शुगर टेस्ट में हमारा क्या होता है, शुगर टेस्ट ऑफ द यूरिन डन टू डिटेक्ट द शुगर इन यूरिन स्पेसिमेन, ठीक। शुगर जो कि चेक किया जाता है ज़्यादातर आपका किस में, डायबिटीज के केस में। अब प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट का एक्सप्लेन करना, प्रोसीजर को गिव करना, कंटेनर और एक्सप्लेन करना, मेथड कैसे कलेक्ट किया जाता है यूरिन जो है ब्लड, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल एट द, ठीक। तो आपका नॉर्मल फास्टिंग के टाइम पे कितना होना चाहिए, फास्टिंग के टाइम पे 70 से 99 के बीच में होना चाहिए mg/dl, ठीक। और अगर प्री डायबिटिक है तो 100 से 125 होगा, और डायबिटिक है तो 126 होगा, ठीक। पोस्ट पेरेंडियल इसमें क्या होता है, 140 mg/dl होगा, 140 से 199 के बीच में प्री डायबिटिक में होगा, और डायबिटीज में 200 से ज़्यादा होगा। रैंडम में क्या होगा, 140 होगा, इसमें प्री में नहीं पता, लेकिन 200 से ज़्यादा होगा डायबिटीज में। और HbA1c 5.7 होना चाहिए नॉर्मली, और प्री डायबिटिक में 5.7 से 6.4 होगा। आपको ये नॉर्मल जरूर याद रखना है। फास्टिंग में कितना होता है, पोस्ट पैरेंडियल में कितना होता है, और रैंडम में, ये तीनों का आपका ये नॉर्मल जरूर याद होना चाहिए, और कुछ याद हो या ना याद हो। इसके बाद हमारा आ जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन डिफाइन किया जाता है प्रोटीन जो कि फाउंड होता है रेड ब्लड सेल्स में, और हेल्प करता है कैरी करने में ऑक्सीजन को, रिलीज करने में कार्बन डाइऑक्साइड को। इन दिस प्रोटीन लेवल लोअर इन द ब्लड, ठीक। तो आपका ऑक्सीजन जो है एनीमिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका ब्लड जो है आपका ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं करता। साइन एंड सिम्टम क्या होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, पेलर येलो स्किन होगा, इनरेगुलर हार्ट बीट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, डिजीनेस होगा, चेस्ट पेन होगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है पर्पज ऑफ HB एस्टिमेशन, यानी पर्पज इसका क्या होता है, असेस करना HB लेवल को एक पर्सन में, डिटेक्ट करना एनीमिया को, डिटेक्ट करना एनीमिया इन प्रेगनेंसी वुमेन में, और डिटेक्ट करना मेडिकल कंडीशन को, और चेक करना ओवरऑल हेल्थ को। तो ये सारी चीज़ें पर्पज में आ जाती हैं। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, ये अल्मा अटा डिक्लेरेशन जो 1978 में हुआ था, वो आपका अल्मा अता नामक जगह पे जो कि कजाकिस्तान में है, वहाँ पे आपका उसके अनुसार प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है उसकी डिफिनेशन दी। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है इसेंशियल हेल्थ केयर होता है, जो कि बेस होता है प्रैक्टिकल पे, साइंटिफिक साउंड पे, और स्पेशल एक्सेप्टेबल मेथड जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है इंडिविजुअल एंड फैमिली इन ए कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर जो है एक मिनट, तो आपका जो एलिमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो आता है सबसे पहला आ जाता है, पहला क्या आता है हमारा, सेफ वाटर सप्लाई, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है, सेफ वाटर सप्लाई सबसे पहले होना चाहिए, सेफ वाटर सप्लाई। दूसरी चीज़ हमारी क्या आ जाती है, सेफ वाटर सप्लाई हो गया, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन, यानी जानकारी होनी चाहिए हेल्थ के बारे में पूरी, की आपको कैसे बचना है, अवेयरनेस होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक, एंड अवेयरनेस, ये आपका हो गया। तीसरा चीज़ हमारा क्या आ जाता है, आपका फूड सप्लाई, यानी आपको खाना कैसे खाना है, उसका प्रॉपर जो न्यूट्रिशन कैसे लेना है ये होना चाहिए, यानी फूड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में आपका इसेंशियल ड्रग आपको पता होना चाहिए कि आपका इसेंशियल ड्रग कौन कौन से हैं, ठीक, इसेंशियल ड्रग कौन से हैं। इससे मैटरनल और MCH केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक, MCH केयर क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन कौन सा टीका कब लगना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी आपका इम्यूनाइजेशन क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। और एंडेमिक डिजीज कौन कौन से हैं आपके एरिया में उसके बारे में पता होना चाहिए, एंडेमिक डिजीज कौन कौन से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो एलिमेंट यही है प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो इससे आप लोगों को जो है मतलब एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर सेफ वाटर है,
हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, एंडमिक है, एसेंशियल ड्रग है, MCH है और इम्यूनाइजेशन है। तो ये आपका आ जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए इसको एक बार देख लेते हैं कि आपका कैसे होता है। तो आपका देखिए सेफ वाटर आ गया, हेल्थ एजुकेशन हो जाता है, फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसेंशियल ड्रग, ट्रीटमेंट, एंडेमिक डिजीज, इम्यूनाइजेशन और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये सारी चीज़ें आपके एलिमेंट में आ जाती हैं। इसके बाद में प्राइमरी हेल्थ केयर का समरी चार्ट जो आपका है, डेफिनेशन प्राइमरी हेल्थ केयर का होता है इसेंशियल एक्सेप्टेबल अफोर्डेबल केयर ऑफ यूजिंग एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी। की प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो की प्रिंसिपल्स में आपके आ जाते हैं इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर करना है। उसके बाद जो है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी यानी अलग अलग सेक्टर में आपका कोऑर्डिनेशन हो। 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला एजुकेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, MCH का यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, डिजीज कंट्रोल आना चाहिए, ट्रीटमेंट एंड ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। लेवल ऑफ हेल्थ केयर क्या होता है, PSC होता है, सेकेंडरी CSC होता है और टर्सरी में आपका हॉस्पिटल आ जाता है। PSC कवर इन इंडिया 30,000 पॉपुलेशन को और हिली एरिया में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। गोल क्या होता है, हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन वो होता है, गोल होता है। इसके बाद में रूटीन चेकअप, रूटीन चेकअप क्या होता है, जो हम रेगुलरली चेकअप करवाते हैं वो रूटीन चेकअप में आ जाता है। वो आपका रेगुलर एग्जामिनेशन होता है, एसेस किया जाता है कि आपका हेल्थ कंडीशन कैसे, कोई साइन एंड सिम्टम किसी डिजीज का है कि नहीं है, आप कितने अच्छे हैं, कितना वेलनेस है, उसके बारे में होता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है पर्पज ऑफ रूटीन चेकअप, यानी रूटीन चेकअप का पर्पज क्या होता है, अर्ली डिटेक्टेशन यानी किसी चीज़ को अगर डिटेक्ट करना है किसी डिजीज़ को, तो उससे अगर आप रेगुलरली चेकअप करवाते रहेंगे तो पता चलेगा कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुआ है या नहीं हुआ। मॉनिटरिंग क्रोनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इसको मॉनिटर किया जा सकता है। प्रमोट करना हेल्थी लाइफ स्टाइल को, इसके बाद अपडेट करना वैक्सीनेशन को, स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्लड शुगर हो गया, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है कंपोनेंट ऑफ रूटीन चेकअप। तो आपका पर्पज ऑफ रूटीन चेकअप क्या हो गया, अर्ली डिटेक्टेशन हो गया। इसके बाद मॉनिटरिंग एंड क्रोनिक कंडीशन जो होता है, जैसे कि आपका अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को या हाइपरटेंशन है तो उसमें मॉनिटरिंग करना। रूटीन चेकअप में यही होता है कि आप रेगुलर 10 दिन 15 दिन 20 दिन जैसे भी आपके डॉक्टर कहते हैं उस तरीके से आप जाके रूटीन चेकअप करवा सकते हैं। और प्रमोट करना हेल्थी लाइफ स्टाइल, अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी आप 2 महीने 3 महीने पे जाइए अपना रूटीन चेकअप करवाइए। उसके बाद में आपको पता चलता रहेगा कि आपको कोई बीमारी हो रही है या आपकी कोई बीमारी होने की संभावना है कि नहीं। और वैक्सीनेशन का अपडेट रहेगा कि आपको कोई वैक्सीनेशन करवाना है इस टाइम पे कि नहीं, इस एज में करवाना है कि नहीं। और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि आपका ब्लड शुगर हो गया, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कंपोनेंट ऑफ रूटीन चेकअप। कंपोनेंट में क्या होता है, वही सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री लेना, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल, एलर्जी क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि हाइट, वेट, BMI हो गया, स्किन का यानी जो भी हम हेड टू टोर एग्जामिनेशन करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद वाइटल साइंस में जो भी हमारी मेन चीज़ें आती है जो कि TPR होता है, टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेटरी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहीं कहीं पे पेन नाप लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ब्लड टेस्ट में हमारा CBC जो भी ब्लड टेस्ट में आ जाता है, ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, अभी हमने यूरिन टेस्ट पढ़ा। इसके बाद विजन एंड हेयरिंग टेस्ट आ जाता है। ये आपका अगर नीडेड है, अगर पेशेंट को कुछ कंप्लेन है कि हाँ उसके विजन में कोई दिक्कत है तभी किया जाता है, जरूरी नहीं हमेशा किया जाता। वैक्सीनेशन रिव्यू जैसे कि आप अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको कुछ टिटनस का जैसे कि कुछ लोहा वगैरह लगा हुआ है तो टिटनस की सुई लग सकती है, या अगर फ्लू उस समय ज़्यादा फैला है तो फ्लू का जो है वैक्सीनेशन हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट के अनुसार इसको लगाया जा सकता है। कैंसर स्क्रीनिंग अगर नीडेड है तो उसको भी किया जा सकता है। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है इम्यूनाइजेशन कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इम्यूनाइजेशन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं और CHN में फिर से एक बार आप लोग पढ़े होंगे यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप लोग पढ़ेंगे। तो इम्यूनाइजेशन जो लॉन्च कब हुआ था, 1974 में हुआ था, WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में आपका जो है 2020 तक आपका 6 वैक्सीन केवल यूज किए जाते थे, उसके बाद में और ज़्यादा वैक्सीन यूज किए जाने लगे, जो कि इंडिया में आप लोगों ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा देखा होगा। डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग पर्सन, जैसे कि इम्यूनाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है पर्सन को इम्यून
जो होता है उसको रेसिस्ट करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज हुआ या टिपिकली जो भी हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके वैक्सीन के माध्यम से। वैक्सीन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में और फाइट करने में किसी भी इन्फेक्शन को। यानी वैक्सीन जो होता है, जब वैक्सीन लगता है तो वो हमारी बॉडी में को एक हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको रिकॉग्नाइज करवाता है और उससे जो इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में पर्पज क्या होता है? तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रिवेंट करना इन्फेक्शियस डिजीज को, रिड्यूस करना चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बच्चे जो है मोर्टेलिटी उनके यानी जो बच्चे की मृत्यु दर है उसको कम करना, कंट्रोल करना इरेडिकेशन डिजीज यानी जैसे कि पोलियो हुआ, जैसे कि पोलियो इंडिया से ख़त्म हो चुका है 2014 से। तो ये सारी चीज़ें आगे कंट्रोल करना और इरेडिकेट करना किसी भी डिजीज को, बूस्ट करना इम्यून सिस्टम इम्यून को जो कि पेशेंट का इम्यून होता है, प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को यानी पब्लिक के हेल्थ को प्रमोट करना, अच्छा करना। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा चार्ट हमको मिला तो इसको भी हमने लगा दिया। जैसे कि एक चार्ट है आपका इम्यूनाइजेशन का, इसमें लिखा है व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, वेयर एंड रोल ऑफ नर्स। तो व्हाट मतलब क्या? इम्यूनाइजेशन क्या है? तो इम्यूनाइजेशन जो कि प्रोटेक्शन है जो कि वैक्सीन के द्वारा होता है। व्हाई क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट करने के लिए डिजीज और रिड्यूस करने के लिए मॉर्टेलिटी। हाउ कैसे दिया जाता है? ये वैक्सीन जो होता है ओरल भी दिया जा सकता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जा सकता है। अब इसके बाद में व्हेन कब दिया जाता है? आज पर नेशनल शेड्यूल जो कि हमारा नेशनल शेड्यूल है उसके द्वारा उसके अनुसार दिया जाता है। हु कौन कौन ले सकता है? इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हुए, इनको मेनली लगाया जाता है। और कब लगा और कहाँ लगाया जाता है? तो आपका CSC PSC हॉस्पिटल में या कहीं पे अगर आपका कोई कैंप लग रहा है तो उसके द्वारा लगाया जाता है। अब इसमें नर्स का रोल क्या है? एजुकेट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, रिकॉर्ड करना और मॉनिटर करना आपके जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, पूरा बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन का पूरा फॉर्म होता है या जो उसको पासबुक की तरह मिला होता है उसमें पूरे से मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप इसको पा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।